18 in your everyday life you come across a range of motion in which acceleration is in the direction of motion. B क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? इन योर एवरीडे लाइफ यू कम अक्रॉस अ रेंज ऑफ मोशन इन विच, अच्छा आपको मोशन पे कमेंट करना है. एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होता है. दूसरा है एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन. मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट एक्सेलरेशन हो रहा होता है. तो मैं यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है मेरा कि अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये मेरा मोशन का डायरेक्शन है, तो एक्सेलरेशन भी यही डायरेक्शन में हो रहा हो. वैसे अगर देखा जाए तो एक्सेलरेशन के कारण मोशन हो रहा होता है तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आगे गाड़ी बढ़ता जाएगा. दूसरे केस में है कि एक्सेलरेशन मोशन, अगर हमारा गाड़ी मोशन में है जो कि इनिशियली एक्सेलरेट किया गया होगा उसी डायरेक्शन में, फिर एक्सेलरेशन इधर होने लगा, तो इस केस में रिटार्डेशन होता है और गाड़ी का स्पीड घट जाता है. हम तीन चारों पे डिटेल में बात करेंगे. अभी मैं बस ऐसे ही डायरेक्शन, मतलब मैं ऐसे ही एक डायग्राम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ. एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म. एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब एक रेट से आराम से जा रहा है, जैसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आराम से चल रहा है गाड़ी. उसके बाद एक्सेलरेशन इज़ नॉन यूनिफॉर्म, और चौथे केस में है कि एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है. मतलब ऑब्वियस सी बात है कि नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब एक्सेलरेशन इसका बदल रहा है. 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से बदल रहा है. गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द अबव टाइप ऑफ मोशन. गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द अबव टाइप्स ऑफ मोशन. तो पहला है, आंसर आप देख रहे होंगे, कंसिडर अ कार मूविंग ऑन अ रोड. एक कार रोड पे चल रहा है. व्हेन इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन. जब नॉर्मली हम चल रहे होते हैं या गाड़ी इनिशियल स्टेट से चल रहा होता है, गाड़ी रुका हुआ है और चल रहा है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन गाड़ी का प्रोड्यूस होगा. तो डायरेक्शन गाड़ी, मतलब मोशन का डायरेक्शन क्या होगा, गाड़ी का इसी डायरेक्शन में होगा. तो अगर गाड़ी का इंजन फोर्स लगाएगा और उसको एक्सेलरेट करेगा इस डायरेक्शन में, तो गाड़ी का मोशन भी इसी डायरेक्शन में होगा. ओके. दूसरा, द स्पीड ऑफ कार डिक्रीजेस ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स. द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द कार इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अब देखिए क्या है, सबसे पहले गाड़ी का एक्सेलरेशन इधर रहा होगा तो मोशन का डायरेक्शन इधर हो गया होगा. अब क्या है, अब हम गाड़ी तो मोशन में है, मोमेंटम है तो मोशन आ गया. अब ब्रेक मैंने अप्लाई किया, तो ब्रेक ने क्या किया, ब्रेक ने क्या किया, अब समझिए. पहले इस सिनेरियो को बिल्कुल ध्यान से समझना है. शुरुआत में क्या हुआ कि मैंने गाड़ी पे फोर्स लगाया, गाड़ी पे मैंने फोर्स नहीं लगाया, इंजन ने फोर्स लगाया. इंजन ने फोर्स लगाया तो इंजन के फोर्स के कारण, जो गाड़ी का मास था उसके कारण गाड़ी में एक्सेलरेशन आया, उस एक्सेलरेशन के कारण गाड़ी आगे चल पड़ा था. अब मैंने गाड़ी को बंद कर दिया, मान लीजिए मैंने गाड़ी को बंद कर दिया, तो अब तो एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है. अब तो एक्सेलरेशन है नहीं, गाड़ी में मोशन अभी भी है. क्यों? क्योंकि उसके पास मोमेंटम है. अब जैसे ही हम क्या करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे. तो ब्रेक अप्लाई करने का क्या मतलब है, यानी ब्रेक का जो डिस्क ब्रेक होता है उसमें पैड लगा होता है, वो क्या करेगा, डिस्क प्लेट को दबाएगा. दबाने से क्या होगा, फोर्स, बेसिकली उसको प्रेस करने से क्या होगा, फोर्स लगेगा. ठीक है, फोर्स लगेगा, और फोर्स एक्ट जो होगा उसके कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. किसमें, उस बेसिकली वो जो डिस्क प्लेट है ना, उस पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. लेकिन किस डायरेक्शन में, तो अगर गाड़ी का जो व्हील है अगर इस ऐसे घूम रहा है तो रिटार्डेशन कैसे हो जाएगा, इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, जिस कारण से क्या होता है कि गाड़ी का मोशन धीरे धीरे घटने लगता है. ओके. तीसरा, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म. A bodies fall under the action of gravity has a uniform acceleration and its speed uniformly increases with time. और कैसे बढ़ता है, जो कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि टाइम के अकॉर्डिंग ये बढ़ते जाएगा.
तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिफॉर्म होता है, ये यूनिफॉर्म होता है। हाँ, जितना हाइट से गिरेगा उसके अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी उतनी बढ़ जाएगी, जीटी से बढ़ जाएगी, जो कि मैंने पीछे डिस्कस किया है। उसके बाद है कि एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म कैसे होगा। तो जब आप इस रेट से चल रहे हैं तो ऑब्वियसली मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। जैसे एक बिजी रोड है, फिर खाली रोड आ जा रहा है, तो आप गाड़ी को पहले बिजी रोड में, ऑब्वियस सी बात है कि आपका गाड़ी का एक्सेलरेशन कम होगा, और खाली रोड है आप गाड़ी को बहुत तेज से एक्सेलरेट करेंगे। कंसीडर द कार पासिंग थ्रू अ बिजी रोड, इट्स एक्सेलरेशन रिटार्डेशन इज नॉन यूनिफॉर्म डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक कंजेशन ऑन द रोड। दैट इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 19, at a time when it is cloudy there may be frequent thunder and lightning, however the sound of thunder takes some time to reach you after you see the lightning. Why? तो ये तो पता है कि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और साउंड का स्पीड बहुत कम होता है एयर में 345 मीटर पर सेकेंड का। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ कुछ थंडर प्रोड्यूस हुआ, लाइट को यहाँ से डी डिस्टेंस पहुँचना है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब डिस्टेंस तो फिक्स है, अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा लाइट के केस में, और स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा साउंड के केस में। वेरी सिंपल। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो इसका जो रास्ता है, यानी इसका जो पाथ होगा ऑब्जेक्ट का, वो किस तरह दिखेगा। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो देखिए बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। तो ड्रॉ करके देखते हैं। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में तो इसका जो पाथ का नेचर होगा वो क्या क्या हो सकता है। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में ऑब्जेक्ट का पाथ स्ट्रेट लाइन हो सकता है। स्ट्रेट लाइन मतलब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो स्ट्रेट हो सकता है, कुछ इस तरह से स्ट्रेट हो सकता है। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि हम 2 मीटर पर सेकेंड से इधर घूम रहे हैं, इस तरह से घूम रहे हैं, तो ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे इसको, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। वेलोसिटी पे कमेंट नहीं करेंगे कि इसका डायरेक्शन बदल रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है इसका। तो कर्व लाइन हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, सर्कल भी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है, वो भी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि एक रेट से घूमता है, एक रेट से। ओके। स्पीड कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, उस पर कोई डाउट ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, कैन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी एवर ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। कैन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा? सर कभी बड़ा नहीं होता है, डिस्टेंस बड़ा होता है। आपको पता होगा कि किसी भी रूट के लिए डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर रास्ता एक स्ट्रेट लाइन हो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो मैं डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या तो बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, कब? जब पाथ स्ट्रेट लाइन हो, नहीं तो अदर सर्कमस्टांस में डिस्टेंस बड़ा ही होगा, तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नेवर ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 22, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगा? जब स्ट्रेट लाइन में होगा तो डायरेक्शन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो मैंने आपको पहले से भी क्लियर कर दिया है कि डायरेक्शन अगर एक ही स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन हो, स्ट्रेट लाइन मोशन हो, एक डायरेक्शन के लॉन्ग मोशन हो, स्ट्रेट लाइन नहीं बोल के मैं बोलूँ कि अगर एक ही डायरेक्शन में मोशन हो, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी जो होता है, एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो एवरेज स्पीड के बराबर होता है, एवरेज स्पीड के बराबर होता है। जब एक ही डायरेक्शन में हो, इट इज पॉसिबल व्हेन द बॉडी मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? एक ही डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन इज सेम।
क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 23. A farmer moved along the boundary of a square field of side for 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? तो 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, 140 सेकेंड. यहाँ सॉल्यूशन है तो मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, 140 सेकेंड. अब क्या है कि 10 मीटर का बाउंड्री है, तो यहाँ से मान लीजिए फार्मर चलना शुरू करता है, तो यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 60 सेकेंड, 70 सेकेंड, 80 सेकेंड, 90, 100, 110, 120. ठीक है, और 130, 140. मतलब शुरू किया था यहाँ से, स्टार्ट यहाँ से किया था और फिनिश यहाँ हुआ. तो पूछ क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टार्ट यहाँ किया, ये 10 है, ये 10 है, तो 10 मीटर और 10 मीटर का है, तो इसका लेंथ जो कैलकुलेट होगा इनिशियल टू फाइनल, ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है. तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्राइंगल. तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे तो मेरा हाइपोटेनस का वैल्यू आ जाएगा. तो हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 100 प्लस 100 यानी अंडर रूट 200. इसका मतलब हो जाएगा ये 100 अंडर रूट 100 इंटू अंडर रूट 2. अंडर रूट 100 का मतलब 10, रूट 2 ऐसे ही रह जाएगा. तो हाइपोटेनस का वैल्यू हो जाएगा 10 रूट 2. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसका 10 रूट 2 मीटर. बस. व्हाट डज द एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट. मैंने पहले ही बताया है कि वीटी ग्राफ के अंदर एरिया जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है. डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है. हाँ, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ हो तो डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, बट वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है. अगर जिस क्लास में है 9th क्लास में तो बहुत ज़्यादा बाइफर्केशन नहीं है, स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों हो सकता है. सुमन इज एंजॉइंग अ राइड ऑन अ मेरी गो राउंड विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज सुमन नेचर ऑफ मोशन. एक्सेलरेटेड है क्योंकि स्पीड तो 20 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन जो है ना बदल रहा है. एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन चेंज के कारण हो रहा है एक्सेलरेटेड. हाउ विल द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज. हाउ विल द इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बदलेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर उसके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो. तो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड आर गिवन बाई, और आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो तीनों इक्वेशन डिफाइन किया गया है, इक्वेशन ऑफ मोशन वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के लिए डिफाइन किया गया है, यानी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा. ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. ये किस कंडीशन में ये एप्लीकेबल है, तो बहुत सिंपल है कि ये जो एप्लीकेबल है ये एप्लीकेबल है जब मेरा मोशन जो होगा वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा. तो समझ में आ गया होगा. हाउ विल द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंजेस. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर उसके पास है और एक्सेलरेशन उसको यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया गया है तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. इस तरह से कुछ चेंज करेगा. ओके, थैंक यू.